हेलो एवरीवन। यूनिट 7 यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर लेके आए हैं हम। पहला चैप्टर करेंगे इलास्टिसिटी। और इससे पहले क्या क्या पढ़ा हुआ है, ये सारी चीज़ें हमने पहले पढ़ रखी हैं। इसके लिए पुराने वीडियोस देखो। और भाई इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? स्ट्रेस, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेन, टाइप्स ऑफ स्ट्रेन एंड हुक्स लॉ ऑफ इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी, तो इलास्टिसिटी क्या होता है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट टेंड्स टू रीगेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन व्हेन डिफॉर्मिंग फोर्सेस आर रिमूव्ड। यानी कि अगर कोई एक बॉडी है, उस पे मैंने क्या किया, फोर्स लगाई, तो वो फोर्स हो गई डिफॉर्मिंग फोर्स। तो उससे क्या होता है, उसका ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर जाता है। अगर मैं वो डिफॉर्मिंग फोर्स हटा लेता हूं और अगर वो बॉडी अपना ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन रीगेन कर रही है, तो इस प्रॉपर्टी को मैं कहता हूं इलास्टिसिटी। ठीक है। इलास्टिक बॉडी कौन सी होती है? वो बॉडी जो अपना ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन रीगेन कर लेती है ऑन रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्सेस, वो इलास्टिक है। और जो नहीं कर पाती है वो प्लास्टिक है। ठीक है। नियरली परफेक्टली इलास्टिक बॉडी होती है क्वार्ट्ज, और नियरली परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी है पुट्टी या पैराफिन वैक्स। वैसे नेचर में ना ही कोई परफेक्टली इलास्टिक ना ही कोई परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी है। फिर आता है स्ट्रेस। अब ये क्या होता है? इट इज द इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑफ अ डिफॉर्म्ड बॉडी। यानी कि एक डिफॉर्म्ड बॉडी जो है उसके अंदर ऑब्वियसली इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स होगी, जो वापस चाहेगी कि उसका ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन आ जाए। सो दैट इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड एज स्ट्रेस। स्ट्रेस इज इक्वल्स टू रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया। अगर बॉडी के कॉन्फ़िगरेशन में कोई परमानेंट चेंज नहीं आ रहा है, तो जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स के बराबर होगी। तो हम लिख सकते हैं स्ट्रेस इज इक्वल्स टू एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स अपॉन एरिया। इसकी एसआई यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या उसे पास्कल भी कह सकते हैं। और डायमेंशनल फॉर्मूला होगा m(l-1 t-2). टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, तो सबसे पहला आता है नॉर्मल स्ट्रेस। व्हेन ए डिफॉर्मिंग फोर्स एक्ट्स नॉर्मली ओवर एन एरिया ऑफ अ बॉडी, नॉर्मल मींस परपेंडिकुलर, देन द रिस्टोरिंग फोर्स सेट अप पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड एज नॉर्मल स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस के भी तीन टाइप हैं। टेंसाइल, जिसमें क्या होता है, इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। ठीक है। जैसे यहाँ देखो बॉडी की लेंथ में जो इंक्रीज हो रहा है वो इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स है। दूसरा होता है कंप्रेसिव, डिक्रीज इन द लेंथ ऑफ द बॉडी, ठीक है, ड्यू टू द अप्लाइड फोर्स, जो सेकंड डायग्राम में क्लियर है। और तीसरा होता है हाइड्रोलिक। इसमें क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द बॉडी विदाउट एनी चेंज इन शेप, जो आप इस जीआईएफ में देख सकते हैं। दूसरा होता है टेंजेंशियल स्ट्रेस। टेंजेंशियल स्ट्रेस जरा ये डायग्राम में देख लो, ये है टेंजेंशियल यानी कि शियर स्ट्रेस। इसमें क्या होता है, द डिफॉर्मिंग फोर्स एक्ट्स टेंजेंशियली, देखो ये टेंजेंशियली एक्ट कर रही है टू द सरफेस एंड इट प्रोड्यूसेस अ चेंज इन शेप। यहाँ देखो सिर्फ शेप में चेंज आ रहा है, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो ये जो स्ट्रेस है इसे हम टेंजेंशियल स्ट्रेस या शियर स्ट्रेस भी कहते हैं। चलिए अब डिस्कस करते हैं स्ट्रेन के बारे में। तो स्ट्रेन क्या होता है? द रेशो ऑफ चेंज इन डायमेंशन ऑफ द बॉडी टू इट्स ओरिजिनल डायमेंशन इज कॉल्ड एज स्ट्रेन। यानी कि चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन अपॉन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड एज स्ट्रेन। और ये होता है तीन तरह का, लॉन्गिट्यूडनल, वॉल्यूमेट्रिक एंड शेयरिंग। तीनों डिस्कस करेंगे अभी। तो सबसे पहला लॉन्गिट्यूडनल, इट इज डिफाइंड एज द इंक्रीज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ व्हेन डिफॉर्म्ड बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। तो ये हो गई बॉडी, इस पे लगाई ये फोर्स F दोनों साइड से, ये देखो डिफॉर्म हो गई। तो इसकी ओरिजिनल लेंथ थी L, अब हो गई डेल्टा L की इंक्रीज इसके अंदर।
तो हम कह सकते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल। दूसरा आता है वॉल्यूमेट्रिक, इट इज डिफाइंड एज द चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम। तो ये हो गई बॉडी, इसका वॉल्यूम हो गया v, इस पे लगी डिफॉर्मिंग फोर्सेस, तो ये देखो इसका वॉल्यूम रिड्यूस कर गया, ये हो गया डेल्टा v, ओरिजिनल था v, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कितना आ गया डेल्टा v अपॉन v, और ये नेगेटिव में होता है क्योंकि वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है। तीसरा आता है शेयरिंग स्ट्रेन, इट इज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ सरफेस अंडर a tangential force to the perpendicular distance of the displaced surface from the fixed surface। उफ क्या डेफिनेशन है, समझते हैं चलो। तो यहां देखो ये हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस L, ये फोर्स लगी तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये आया समझ में, डायग्राम से समझते हैं भाई। तो ये हो गया सरफेस, लेंथ हो गई इसकी L, इस पे लगी डिफॉर्मिंग फोर्सेस, तो क्या हुआ इसका शेप चेंज कर गया। ठीक है, ये हुआ एंगल थीटा, ये डिस्प्लेसमेंट हुआ डेल्टा एक्स का, और ये हो गया L। सो थीटा कितना निकलेगा डेल्टा एक्स अपॉन L, और स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती है बिकॉज इट इज ए रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज। हुक्स लॉ, हुक्स लॉ क्या कहता है, विद इन इलास्टिक लिमिट द एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड इन अ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लोड अटैच टू इट। सिंपल भाषा में विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अगर मैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाऊंगा तो मुझे कुछ और लगाना पड़ेगा, ये लगाया मैंने कांस्टेंट k, वेयर k इज कॉल्ड एज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अच्छा, अगर मैं स्ट्रेस और स्ट्रेन का ग्राफ बनाता हूं विद इन इलास्टिक लिमिट तो वो एक स्ट्रेट लाइन आएगा। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी k को हम लिख सकते हैं स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, एंड बाय द वे इस ग्राफ का जो स्लोप है वो भी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ही प्रोवाइड करेगा। अब कुछ एग्जांपल्स टॉपिक को समझने के लिए। पहला, a piece of copper having a rectangular cross section of 15.2 mm into 19.1 mm is pulled in tension with 44,500 Newton force, producing only elastic deformation. Calculate the resulting strain. Modulus of elasticity of copper is given as 42 into 10 to the power of 9 Newton per meter square. चलिए क्या गिवन है, L जिसको हमने मीटर में कन्वर्ट किया, B जिसको हमने मीटर में कन्वर्ट किया, F और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कॉपर। सबसे पहले एरिया निकालते हैं, एरिया इज इक्वल टू L इंटू बी, वैल्यूज रखी और निकाला तो कितना निकला 2.9 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -4 मीटर स्क्वायर। स्ट्रेस क्या होता है F अपॉन ए, F और A की वैल्यूज रखी तो स्ट्रेस निकला 15,344.8 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 4 न्यूटन। स्ट्रेन क्या होता है स्ट्रेस अपॉन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, वैल्यूज रखी तो आंसर निकला 3.65 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3। एग्जाम्पल नंबर 2, a rod of length 1.05 meter having negligible mass is supported at its two ends by two wires of steel, wire A and aluminum wire B of equal length. The cross-sectional areas of wires A and B are 1 mm square and 2 mm square respectively. At what point along the rod should a mass M be suspended in order to produce पहला part equal stress, दूसरा equal strain in both the wires? यंग्स मॉडुलस दिया हुआ है दोनों का, डोंट वरी यंग्स मॉडुलस का मतलब है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दोनों का। तो हमें क्या क्या गिवन है, एरिया ऑफ द फर्स्ट वन, एरिया ऑफ द सेकंड वन, दोनों को मीटर में कन्वर्ट किया। ठीक है, मास भी हमने क्या कहा था जो लगाना था, तो वो मास जो है हमने क्या किया वायर ए से y के डिस्टेंस पे सस्पेंड किया हुआ है, तो ऑब्वियसली बचा हुआ डिस्टेंस कितना निकल गया 1.05 माइनस ऑफ y। ओके, F1 और F2 के हमने फोर्सेस की बात कर ली जो दोनों वायर्स पे लग रही हैं। ठीक है, अगर दोनों वायर में इक्वल स्ट्रेस होगी उसका मतलब ने क्या निकलेगा F1 अपॉन A1 इज इक्वल टू F2 बाई A2।
F1 बाय F2 इज इक्वल टू A1 बाय A2, A1 बाय A2 की वैल्यू रखोगे तो 1/2 आ जाएगा। इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 नाम दिया। अब हम लेंगे टॉर्क अबाउट द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, इसके अबाउट टॉर्क अगर देखेंगे तो क्या निकलेगा, F1 into this perpendicular distance y is equals to F2 into this perpendicular distance 1.05 minus of y। ठीक है, F2 की जगह पे हम लिख सकते हैं 2F1 फ्रॉम इक्वेशन 1, वही किया हमने बिल्कुल। फिर हमने इसे सॉल्व किया तो y कितना निकला, 0.7 मीटर। तो ए पार्ट तो हो गया, कंटिन्यू करें। कंटिन्यू करते हैं बी पार्ट पे। यहाँ हमारा क्या है, हमने कहा कि जो स्मॉल मास m है वो अब वायर a से x के डिस्टेंस के ऊपर है। रिमेंबर वहाँ पिछले केस में y था, यहाँ x है, और कोई ज़रूरी नहीं है कि दोनों डिस्टेंसेस सेम हो। वहाँ इक्वल स्ट्रेस का केस था, यहाँ इक्वल स्ट्रेन का है। तो अगर दोनों में इक्वल स्ट्रेन है तो स्ट्रेस अपॉन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील is equals to stress upon modulus of elasticity of aluminium। स्ट्रेस आपका होता है F बाई ए, तो दोनों में हमने रखा, पहले में F1 बाई A1, दूसरे में F2 बाई A2, और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की जगह Y1 और Y2 लिया हुआ है। याद रखना सॉलिड्स में अगर कुछ नहीं दिया तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का मतलब यंग्स मॉडुलस ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे F1 बाई F2 इज इक्वल टू A1 बाई A2 इंटू Y1 बाई Y2 आ गया। ओके, A1 बाई A2 की वैल्यू 1/2 और Y1 बाई Y2 की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन थी, तो इससे निकला F1 बाई F2 10/7। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, नाउ टॉकिंग अबाउट द टॉर्क फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, we can say F1x is equals to F2 into 1.05 minus x। ठीक है, F2 की जगह पे हमने रखा 7/10 F1 फ्रॉम इक्वेशन 2। सॉल्व किया तो x निकला 0.43 मीटर, यही निकालना था। चलिए रिकैप का टाइम हो गया। क्या क्या पढ़ा है भाई हमने? हमने पढ़ा इलास्टिसिटी क्या होता है, स्ट्रेस क्या होता है, रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस नॉर्मल टेंजेंशियल दोनों इसी डायग्राम में समझ आ जाएंगे, स्ट्रेन, रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन टू ओरिजिनल डायमेंशन, टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल, वॉल्यूमेट्रिक और शेयरिंग, Hooke's law, stress is directly proportional to strain, K is modulus of elasticity। चलिए अब आ गया टाइम असाइनमेंट का। तो ये सिर्फ 4 क्वेश्चन है जो आपको ट्राई करने, नहीं हो तो वीडियो देखो भाई आगे। चलिए असाइनमेंट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 4 आइडेंटिकल hollow cylindrical columns of mild steel support a big structure of mass 50,000 kg। याद रखना 4 हैं, ये 4 का मास है, तो एक का 50,000 by 4 हो जाएगा। The inner and outer radii of each column are 30 and 60 centimeter respectively। Assuming the load distribution to be uniform, calculate the compressional strain of each column। Young's modulus of steel भी given है, तो हमें m गिवन है, इनर रेडियाई आउटर रेडियाई दोनों को मीटर में कन्वर्ट किया, और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील भी गिवन है। फोर्स ऑन वन कॉलम कितना निकलेगा, 50,000 बाय 4 इंटू 9.8, तो ये वैल्यू निकलती है। एरिया ऑफ कॉलम निकालेंगे कितना होगा, पाई आउटर रेडियाई स्क्वायर माइनस इनर रेडियाई स्क्वायर, यहाँ वैल्यूज रखी तो निकलता है 0.8478 मीटर स्क्वायर। ठीक है, स्ट्रेस ऑन कॉलम कितनी निकलेगी, स्ट्रेस आपका होगा फोर्स अपॉन एरिया, तो ये निकलता है आपका 1,449.62 न्यूटन्स। कंप्रेशनल स्ट्रेन निकालोगे ईच कॉलम पे, तो स्ट्रेन कितना निकलेगा, स्ट्रेस अपॉन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, वैल्यूज रखी तो ये निकला 7.22 इंटू 10⁻⁻7। Question number 2, two strips of metal are riveted together at the end of 4 rivets, each of diameter 6 mm. What is the maximum tension that can be exerted by the riveted strip if the shearing stress on the rivet is not to exceed 6.9 into 10⁻7 pascals? Assume that each rivet is to carry 1/4 of the load। ठीक है भाई, तो D गिवन है, R विल बी हाफ ऑफ डी, डायमीटर का आधा रेडियस होता है, और मैक्सिमम शेयरिंग स्ट्रेस दिया हुआ है। ओके,
अब एरिया आपका होता है पाई आर स्क्वायर, सारी वैल्यूज रखी तो ये निकला। अच्छा, मैक्सिमम स्ट्रेस कितना होगा? मैक्सिमम फोर्स अपॉन एरिया। मैक्सिमम स्ट्रेस गिवन है, मैक्सिमम फोर्स हमें निकालना है, एरिया भी निकाला था, तो इसको सॉल्व किया तो कितना निकला? 1949.94 न्यूटन। Now each rivet carries 1/4 of the load. So maximum tension on each rivet कितनी होगी? 1949.94 into 4, that is 7799.96 Newton. Question number 3. A steel cable with a radius of 1.5 centimeter supports a chairlift at a sky area if the maximum stress is not to exceed 10 to the power of 8 Newton per meter square. What is the maximum load the cable can support? तो भाई R सेंटीमीटर में था, मीटर में कन्वर्ट किया, स्ट्रेस भी गिवन है, एरिया ऑफ केबल निकालते हैं पाई आर स्क्वायर से, जो कि कितना निकला? 7.065 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -4 मीटर स्क्वायर। नाउ स्ट्रेस इज फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स कितना निकलेगा? स्ट्रेस इंटू एरिया, स्ट्रेस और एरिया की वैल्यू रखी तो कितना निकला? 7.065 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 4 न्यूटन। यही आंसर है। Question number 4. Anvil made of single crystal of diamond with the shapes as shown in figure are used to investigate behavior of material under very high pressure. Flat surfaces at the narrow end of the anvil have a diameter of 0.5 mm and the wide ends are subjected to a compressional force of 50,000 Newton. What is the pressure at the top of the anvil? प्रेशर होता फोर्स अपॉन एरिया, यानी कि स्ट्रेस ही निकालना है सिंपल भाषा में। सो डायमीटर गिवन था तो रेडियस उससे निकाल लिया, एफ भी गिवन है। एरिया ऑफ फ्लैट फेस पाई आर स्क्वायर से रखा तो कितना निकला? 1962.5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -10 मीटर स्क्वायर। ठीक है, प्रेशर कितना निकलेगा? एफ अपॉन ए, वैल्यूज रखी, कितना निकलता है? 2.55 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 11 पास्कल्स। नाउ एक्नॉलेजमेंट टाइम। गूगल, बिंग, एनसीईआरटी सबका धन्यवाद जहां से जो इमेजेस ली गई, and do watch the next video which is on the stress strain curve. Thank you so much.